Hello everyone, welcome to Trending Exam Way to Success. Myself कोमल. As you know, हम आपके साथ समसामयिक घटना चक्र की एक सीरीज लेकर आए थे और इस सीरीज के माध्यम से हम आपके साथ पॉलिटी को चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू कवर करेंगे. इस सीरीज में अभी तक हमने 15-16 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं. ये हमारा 16 चैप्टर चल रहा है जिसमें हमने इसके 2 पार्ट कर लिए हैं. राष्ट्रपति चैप्टर के हमने 2 पार्ट्स कर लिए हैं और आज इस वीडियो में हम 3rd पार्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आई हो, इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में उसे पूछ सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसमें हम राष्ट्रपति के 3rd पार्ट को कंप्लीट करेंगे. इसमें हम देखेंगे कि राष्ट्रपति के लिए संविधान में कितने आर्टिकल दिए गए हैं और किस आर्टिकल में क्या क्या राष्ट्रपति की पावर्स दी गई हैं और क्या क्या उनके कर्तव्य दिए गए हैं. ये सभी हम आज की इस वीडियो में देखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 71. इसके हम 70 क्वेश्चन सेकंड पार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं, इसलिए आज हम स्टार्ट करेंगे 71st क्वेश्चन से. निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं होता है. यहाँ पर आपको कुछ सब्जेक्ट दिए गए हैं ऑप्शंस में और आपको बताना है कि इनमें से किस सब्जेक्ट पर राष्ट्रपति को जरूरी नहीं होता है कि वह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस ले. ए. राजदूतों की नियुक्ति करना. बी. विधेयकों पर स्वीकृति देना. सी. राज्यपाल के द्वारा प्रेषित विधेयकों पर स्वीकृति देना. लोकसभा भंग करना. और ई में दिया गया है कि संविधान संशोधन विधेयक पर स्वीकृति देना. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, जिसमें बोला गया है कि विधेयकों पर स्वीकृति देना. इस केस में राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह की आवश्यकता नहीं होती. कोई भी विधेयक जब दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाता है तो राष्ट्रपति के पास यह पावर होती है कि वह उस पर अपनी स्वीकृति दे या नहीं दे. ये सब राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्तियाँ होती हैं. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है. आगे इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे. राष्ट्रपति के लिए विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करने हेतु मंत्रिपरिषद से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं होती है. संविधान के 111 अनुच्छेद में वर्णित है कि जब कोई साधारण विधेयक, यानी कि वह मनी बिल नहीं होना चाहिए, धन विधेयक नहीं होना चाहिए, जब कोई साधारण विधेयक संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित कर दिया जाता है, उसके बाद में राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत किया जाता है, पेश किया जाता है, तो राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति देता है या स्वीकृति को रोक लेता है. हालांकि इस संदर्भ में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होती है. यहाँ पर बोला गया है कि जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपने पास रोक लेते हैं, उस पर स्वीकृति नहीं देते, तो इस केस में उस पर कोई समय सीमा नहीं होती, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होती कि इतने टाइम के लिए स्वीकृति रोक ली गई है. यह अनलिमिटेड टाइम के लिए होता है. अथवा राष्ट्रपति उस विधेयक को दोनों सदनों के पुनः विचार के लिए भी भेज सकते हैं. यदि विधेयक दोनों सदनों के द्वारा संशोधित सहित या उसके बिना भी फिर से पारित कर दिया जाता है, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को मंत्रिपरिषद को वापस भेजते हैं पुनः विचार के लिए, इस केस में अगर मंत्रिपरिषद उस विधेयक को बिना किसी संशोधन के द्वारा उसे वैसा का वैसा ही दोबारा राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज देती है, तो ऐसे केस में राष्ट्रपति के सामने उसे भेज दिया जाता है, तो राष्ट्रपति उस पर सहमति नहीं रोक सकते, उन्हें अपनी सहमति देनी ही होती है. क्वेश्चन नंबर 72. संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन कौन सी है. राष्ट्रपति के पास जो विधायी शक्तियाँ होती हैं, लेजिस्लेचर पावर होती हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी राष्ट्रपति की लेजिस्लेचर पावर है. ऑप्शन ए संसद का सत्र आहूत करना. ऑप्शन बी संसद का सत्रवासन करना, यानी कि पार्लियामेंट के सेशन को बुलाना और उसे फिनिश करना. ऑप्शन सी में बोला गया है कि संसद की बैठक को स्थगित करना. और ऑप्शन डी में दिया गया है कि अध्यादेश जारी करना. तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन डी है, अध्यादेश जारी करना यानी कि ऑर्डिनेंस लाना, यह राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है.
जब संसद के दोनों ही सदन लोकसभा और राज्यसभा अपने सत्र में नहीं होते तो इस समय और कोई जब संसद के दोनों ही सदन अपने सत्र में नहीं होते और उस समय कोई कानून लाना अनिवार्य हो जाता है तो ऐसे केस में राष्ट्रपति अपनी विधायी शक्ति का इस्तेमाल करके ऑर्डिनेंस। क्वेश्चन नंबर 72 की एक्सप्लेनेशन देखेंगे। यहाँ पर बोला गया है कि जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल गलत है। राज्यसभा और लोकसभा की जो बैठकें होती हैं उन्हें सिटिंग और एडजर्नमेंट जो होता है उसका अधिकार क्रमशः मतलब नॉर्मली सभापति या उपसभापति को होता है और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को होता है। संसद का एक अंग होने के कारण अगर राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित विधेयक पर जब अपनी अनुमति देता है और अनुमति को विधारित यानी कि रोक लेता है और विधेयक को पुनः विचार के लिए संसद को वापस लौटाता है, इस समय भी वह अपनी विधायी शक्तियों का प्रयोग ही कर रहा होता है। लेकिन अगर आप व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो संसद के दोनों सदनों से संबंधित कतिपय कार्यों को संसद के दोनों सदनों के कार्य होते हैं, जैसे कि संसद के सदनों का सत्र को बुलाना, सेशन को ख़त्म करना और लोकसभा को भंग करना, और राज्यसभा में जो 12 मेंबर राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, इन सब केसेस में राष्ट्रपति अपनी विधायी शक्तियों का ही प्रयोग कर रहा होता है। लेकिन जो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है वह होता है ऑर्डिनेंस का लाना। तो यहाँ पर इसलिए जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होता है, जो इन सभी ऑप्शंस में से जो ज़्यादा सही है वह आपका ऑप्शन डी है, ऑर्डिनेंस लाना। यहाँ पर दिया गया है कि परंतु व्यवहारिक दृष्टि से ये हो गया था। यहाँ पर बोला गया है कि विधायी प्रकृति के अनेक कार्य होते हैं। जो हमारी राष्ट्रपति की लेजिस्लेचर पावर होती है उसके अंदर बहुत सारे कार्य होते हैं। तो जो अध्यादेश द्वारा विधायन यानी कि अध्यादेश के द्वारा जो विधायन लाया जाता है, जो कानून लाया जाता है, वह राष्ट्रपति की विधायिक शक्ति में सर्वाधिक महत्व रखता है। संविधान के आर्टिकल 123 में कहा गया है कि उस समय को छोड़कर जब संसद के दोनों सत्र अपने सदन में होते हैं, राष्ट्रपति अध्यादेश के द्वारा उन सभी विषयों पर कानून बना सकता है जिन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति पार्लियामेंट के पास होती है। तो यहाँ पर बोला गया है कि आपका ऑप्शन डी ज़्यादा करेक्ट है। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी भी आपका सही है, वह भी राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ ही हैं, लेकिन ऑर्डिनेंस लाना राष्ट्रपति की सर्वाधिक महत्व की शक्ति है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 73 में आपसे राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्तियों के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर आपको 5 टाइप की शक्तियाँ दी गई हैं और इनमें से पूछा है कि किस पर राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से कार्य कर सकते हैं। फर्स्ट, बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना। सेकंड, संसद का अधिवेशन बुलाना। थर्ड, किसी विधेयक को आपत्ति सहित संसद के पास वापस भेजना। फोर्थ में दिया गया है कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करना। फिफ्थ, राज्यपाल के द्वारा भेजे गए विधेयक पर स्वीकृति देना। सिक्स्थ, किसी विधेयक को रोक कर रखना। सेवन्थ, किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना। और एट्थ में दिया गया है कि किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनः विचार हेतु कहना, मतलब पुनः विचार के लिए उसे दोबारा बोलना मंत्रिपरिषद को। तो इनमें से आपको बताना है कि किस पर राष्ट्रपति स्व विवेकी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ई करेक्ट है, जिसमें दिया गया है कि किसी विधेयक को आपत्तियों के सहित संसद के पास वापस भेजना। जब संसद के दोनों सदनों के द्वारा कोई विधेयक पास करके राष्ट्रपति के पास उनकी मंजूरी के लिए भेजा जाता है और राष्ट्रपति को इसमें कोई आपत्ति नज़र आती है तो वह संसद के पास उस बिल को वापस भेज सकते हैं। यह राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्ति होती है। आगे 6 में बोला गया है कि किसी विधेयक को रोक कर रखना। जब राष्ट्रपति को कोई विधेयक सही नहीं लगता या फिर संविधान के अनुसार नहीं होता तो वह उस विधेयक पर अपनी मंजूरी नहीं देते हैं, उसे अनलिमिटेड टाइम के लिए अपने पास रोक कर रख लेते हैं, वह वीटो पावर का यूज़ करते हैं। ऐसा वह स्वविवेक की शक्ति के
शक्ति के इस्तेमाल से करते हैं। आगे 7th में बोला गया है कि किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना। तो ये आपका बिल्कुल सही है। जब राष्ट्रपति को एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए होती है तो वह प्रधानमंत्री से उस विषय में जानकारी मांग सकते हैं। और 8th में दिया गया है कि किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनः विचार हेतु कहना। जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है उससे दोबारा किसी विषय पर एडवाइस लेना, ये भी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियों के अंडर में आता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ई करेक्ट है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इसमें दिया गया है कि संविधान के आर्टिकल 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति को निषेधाधिकार यानी कि वीटो शक्तियां दी गई हैं। आर्टिकल 111 के अंदर में राष्ट्रपति को वीटो पावर दी गई है, जिसका उपयोग वह मंत्रिपरिषद की सलाह से मुक्त होकर कर सकता है। राष्ट्रपति जो अपने कार्य करते हैं वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं और इस मंत्रिपरिषद के जो हेड होते हैं वह हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन आर्टिकल 111 में बोला गया है कि राष्ट्रपति बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के भी अब कोई कार्य कर सकता है वीटो पावर का यूज़ करके। किसी विधेयक को आपत्ति सहित संसद में पुनः विचार के लिए वापस भेजना, निलंबन, निषेधाधिकार यानी कि अनलिमिटेड टाइम के लिए रोक लेना, संसद को दोबारा किसी विधेयक को वापस भेजना और किसी विधेयक को अघोषित रूप से रोककर यानी कि बिना उस पर कोई जवाब दिए उसे अपने पास रोककर रखना, ये भी निषेधाधिकार कहलाता है। राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियाँ होती हैं। इसके अतिरिक्त आर्टिकल 78 में दिया गया है कि किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना। और आर्टिकल 74 क्लोज 1 में दिया गया है कि परंतु के अंतर्गत किसी परामर्श को मंत्रिपरिषद को पुनः विचार के लिए वापस भेजना जैसे विषय पर भी राष्ट्रपति स्वविवेक की शक्तियों का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन ई करेक्ट है, जो मैंने ऊपर बताए थे कि कौन कौन सी आपकी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियाँ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 74, इसमें बोला गया है कि जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावों में सुधार पर एक अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेज दिया था, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी थी। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 2002 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चुनावों में कुछ सुधार के लिए अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया था। तो राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का इस्तेमाल करके उसे अपनी सहमति दी थी। आर्टिकल 121, आर्टिकल 142, आर्टिकल 123 और आर्टिकल 124। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। आर्टिकल 123 के अंडर में राष्ट्रपति ने उस विधेयक पर अपनी सहमति दी थी। आर्टिकल 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की संबंधी शक्तियों का वर्णन करता है। आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, जिसमें आर्टिकल 123 दिया। क्वेश्चन नंबर 75, यहाँ पर भी आपसे पूछा गया है कि किस आर्टिकल के अंडर में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की जाती है। आर्टिकल 360, आर्टिकल 123, आर्टिकल 200 या फिर आर्टिकल 356। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 के अंडर में राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 123 के अंतर्गत में भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। इसे संसद के दोनों सदनों या फिर किसी एक सदन के सत्र में न होने के दौरान जारी किया जा सकता है। जब संसद के दोनों सदन या फिर कोई एक सदन अगर अपने सत्र में नहीं होता है, सेशन में नहीं होता है और कोई कानून बनाना अनिवार्य होता है, तो इस केस में राष्ट्रपति आर्टिकल 123 का यूज़ करके ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। इसका प्रभाव संसद के द्वारा निर्मित कानून के समान ही होता है। राष्ट्रपति किसी भी समय इस अध्यादेश को वापस ले भी सकते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि जो राष्ट्रपति के द्वारा
अध्यादेश जारी किया जाता है उसकी पावर पार्लियामेंट के द्वारा जारी किए गए किसी भी अधिनियम के बराबर ही होती है और राष्ट्रपति इस अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकते हैं या फिर उसे वैसे के वैसा ही चलने दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की साइड। इसमें बोला गया है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। सेम क्वेश्चन है जैसा भी आपने लास्ट में देखा। किस आर्टिकल में दिया गया है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति? आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, आर्टिकल 200 या फिर आर्टिकल 123। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। आर्टिकल 123 के अंडर में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 यहाँ पर बोला गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद में कितने समय तक रखा जाना आवश्यक होता है? इसमें बोला गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश लाया जाता है उसे संसद के सत्र शुरू होने के बाद में कितने समय तक रखा जाना आवश्यक होता है? 1 महीने तक, 6 हफ्ते तक, 8 हफ्ते तक या फिर 6 महीने तक? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, 6 हफ्ते तक। आर्टिकल 123 क्लोज 2 सब क्लोज ए में बोला गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश को संसद के सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह तक यानी कि 6 हफ्ते के अंदर अनुमोदित होना आवश्यक होता है, हो जाना चाहिए। यहाँ पर बोला गया है कि जब संसद अपने सत्र में नहीं होती उस समय अगर कोई कानून बनाना आवश्यक होता है तो राष्ट्रपति अध्यादेश के जरिए कानून बना सकता है, लेकिन जब बाद में संसद अपने सत्र में वापस आ जाती है तो कितने समय तक उस अध्यादेश को रखा जाना आवश्यक होता है? तो यहाँ पर बोला गया है कि 6 सप्ताह के अंदर उसे अनुमोदित होना चाहिए। 6 सप्ताह के अंदर उस पर विचार किया जाना चाहिए कि यह अध्यादेश जारी रहेगा या फिर इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से किन की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? संविधान में कुछ पोस्ट होती हैं और यहाँ पर पूछा गया है कि उनमें से किन किन को राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। फर्स्ट, वित्त आयोग के अध्यक्ष, सेकंड, योजना आयोग के उपाध्यक्ष और थर्ड में बोला गया है कि संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, जिसमें वित्त आयोग के अध्यक्ष और संघ राज्य क्षेत्र के जो मुख्यमंत्री होते हैं उन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के। क्वेश्चन नंबर 78 की एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इसमें बोला गया है कि आर्टिकल 280 क्लोज 1 में बोला गया है कि जो वित्त आयोग के अध्यक्ष होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, और आर्टिकल 239 क्लोज 5 में बोला गया है कि संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और जो अन्य मंत्री होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है मुख्यमंत्री की सलाह पर, तथा मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। यानी कि जो मंत्री होते हैं राष्ट्रपति की मर्जी से अपने पद को धारण करते हैं। और जो योजना आयोग है, जिसे अब नीति आयोग कहा जाता है, इसके उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होती। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट था, जिसमें फर्स्ट और सेकंड इसकी वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति कर सकता है? यहाँ पर भी अपॉइंटमेंट को लेकर सवाल है कि किसकी अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ए, भारत के महान्यायवादी, बी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सी, एक राज्य का राज्यपाल और डी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, यानी कि उपरोक्त सभी। भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और राज्य के राज्यपाल, इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति संविधान के आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी, आर्टिकल 148 के अनुसार नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, और आर्टिकल 155 के अंडर में राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 80। इसमें दिया गया है कि निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है?
ऊपर आपसे पूछा गया था किन की नियुक्ति की जाती है और यहाँ पर पूछा गया है कि किन की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती। ए उपराष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राज्यपाल और डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। आर्टिकल 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर बोला गया है कि जो राष्ट्रपति है वह उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करते हैं। आर्टिकल 66 में बोला गया है कि उपराष्ट्रपति का इलेक्शन होता है और जो संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं वह मिलकर एक निर्वाचन मंडल का निर्माण करते हैं और उसके द्वारा उपराष्ट्रपति का इलेक्शन किया जाता है, उन्हें इलेक्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 81, यहाँ पर बोला गया है कि संविधान के किस आर्टिकल में ये दिया गया है कि असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। यहाँ पर ये बोला गया है कि संविधान के किस आर्टिकल में ये बात दी गई है कि जब कोई असामान्य कंडीशन होती है, असाधारण कंडीशन होती है, तो राष्ट्रपति राज्यपाल को उनके कार्य करने के लिए कुछ प्रोविजंस बना सकते हैं। आर्टिकल 160 के अंडर में, आर्टिकल 162 के अंडर में, आर्टिकल 165 के अंडर में या फिर आर्टिकल 310 के अंडर में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। संविधान के आर्टिकल 160 में राष्ट्रपति आकस्मिक या असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए उपबंध कर सकते हैं, यानी कि कुछ प्रोविजंस बना सकते हैं राज्यपाल के कार्यों के लिए। ऐसा दिया गया है आर्टिकल 160 के अंडर में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। भारत के संविधान में राष्ट्रपति को कुछ अधिकार दिए गए हैं, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा अधिकार राष्ट्रपति को नहीं होता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार, ऑप्शन बी राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार, ऑप्शन सी रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का अधिकार और ऑप्शन डी में दिया गया है कि देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का अधिकार। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने का जो अधिकार होता है वह राज्यपाल के पास होता है, राष्ट्रपति के पास नहीं होता। बाकी ऑप्शन ए प्रधानमंत्री की नियुक्ति, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का अधिकार और इमरजेंसी लगाने का अधिकार, ये सभी राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, लेकिन ऑप्शन बी राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। आर्टिकल 164 क्लोज 1 में राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राज्य के राज्यपालों को होता है, राष्ट्रपति को नहीं होता। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। इसमें बोला गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। भारत के संविधान में एक प्रोविज़न दिया गया है कि इस आर्टिकल के अंडर में राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट से किसी केस में उनकी एडवाइस ले सकता है, लेकिन ये एडवाइस लेना राष्ट्रपति के लिए बाइंडिंग नहीं होता है, उनकी अपनी मर्जी से होता है। तो आपको बताना है कौन से आर्टिकल के अंडर में वह एडवाइस लेते हैं सुप्रीम कोर्ट से। आर्टिकल 129, आर्टिकल 132, आर्टिकल 143 और आर्टिकल 32। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, आर्टिकल 143। भारतीय संविधान का आर्टिकल 143 राष्ट्रपति को विधि या तथ्य व्यापक महत्व के प्रश्न के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय से परामर्श की शक्ति प्रदान करता है। यहाँ पर बोला गया है कि राष्ट्रपति आर्टिकल 143 का यूज़ करके उच्चतम न्यायालय से कोई परामर्श एडवाइस ले सकते हैं, लेकिन उनकी एडवाइस जो है उसे मानना राष्ट्रपति के लिए बाइंडिंग नहीं होता और ना ही उच्चतम न्यायालय के लिए यह बाइंडिंग होता है कि वह अपनी सलाह दे। क्वेश्चन नंबर 84।
भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। ऑप्शन बी, आपातकालीन शक्तियाँ। ऑप्शन सी, राज्यों में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति। ऑप्शन डी, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, सी और डी जो तीनों दिए गए हैं, ये तीनों करेक्ट हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। लेकिन जो ऑप्शन ए है वह इनकरेक्ट है, क्योंकि राष्ट्रपति की जो सर्वोच्च न्यायालय की परामर्श होता है उसे स्वीकार भी कर सकते हैं और अस्वीकार भी कर सकते हैं। यह स्वीकार करना उनके लिए बाइंडिंग नहीं होता है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आर्टिकल 143 के तहत में राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से किसी विषय पर परामर्श लेने की शक्ति प्राप्त होती है, परंतु उस परामर्श को स्वीकार करने की बाध्यता नहीं होती है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं, वह राष्ट्रपति पर बाइंडिंग नहीं होती है। उस सलाह को मानना और ना मानना राष्ट्रपति की अपनी मर्जी होती है। क्वेश्चन नंबर 85, संविधान के अनुसार निम्न में से क्या शब्दश भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा भी आपने लास्ट में देखा। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी राष्ट्रपति की पावर नहीं है। ए, अध्यादेशों का प्रख्यापन यानी कि अध्यादेश ऑर्डिनेंस लाना। बी, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना। सी, संसद के सदनों को संदेश भेजना। और डी, क्षमादान करना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। संसद के सदनों को संदेश भेजना यह राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। संसद के सदनों को संदेश भेजना आर्टिकल 86 के अंडर में राष्ट्रपति का अधिकार है, जबकि आर्टिकल 72 में क्षमादान की राष्ट्रपति की शक्ति, आर्टिकल 123 में अध्यादेश की शक्ति और अध्यादेश करने की शक्ति राष्ट्रपति की शक्ति और आर्टिकल 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति राष्ट्रपति की शब्द शक्तियाँ होती हैं। लेकिन जो ऑप्शन सी में दिया गया है यह राष्ट्रपति की शब्दक्ष शक्ति नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 86, यहाँ पर दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह, यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट दिए गए हैं और बताना है कि इनमें से राष्ट्रपति के कौन से अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। ए, क्षमादान करें। बी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाएं। सी, आपातकाल की घोषणा करें। और डी, अध्यादेश करें। तो यहाँ पर ऑप्शन ए, सी और डी जो दिया गया है वह राष्ट्रपति के अधिकार होते हैं। लेकिन जो ऑप्शन बी में दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना, यह राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया होती है और जो उनके ग्राउंड होते हैं हटाए जाने के लिए वह संविधान में दिए गए हैं। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से उन्हें नहीं हटा सकते हैं। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आर्टिकल 124 के खंड 4 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत के द्वारा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत के द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति उसे हटाए जाने का आदेश नहीं दे देते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि आर्टिकल 124 के क्लॉज 4 में बोला गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को तभी हटाया जाएगा जब यह साबित हो जाएगा कि वह कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो संविधान के अनुसार नहीं है या फिर वह न्यायाधीश बनने के लिए असमर्थ है। और ऐसा संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा जो उनकी कुल सदस्य संख्या होती है उसमें बहुमत से वोटिंग करते हैं, जिसमें उपस्थित और मत देने वालों के जो उनकी वोटिंग होती है वो कम से कम 2/3 होनी चाहिए। इसके बाद ही वह राष्ट्रपति के सामने इन बातों को रखते हैं कि इन्हें हटाया जाना चाहिए न्यायाधीश को। उसके बाद राष्ट्रपति उसे हटाने का आदेश दे देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 87, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक। जो राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति है वह उनके किस टाइप की शक्ति है? विधायी शक्ति है, न्यायिक शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति है या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, न्यायिक शक्ति। राष्ट्रपति की जो क्षमा करने की शक्ति होती है वह उनकी न्यायिक शक्ति होती है। संविधान के आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को क्षमा आदि की तथा कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की न्यायिक शक्तियां दी गई हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को कुछ न्यायिक शक्तियां दी गई हैं जिसके अंडर में क्षमा करने की शक्ति, दंडादेश के निलंबन की शक्ति, परिहार या लघुकरण की शक्तियां दी गई हैं जिन्हें न्यायिक शक्तियां कहते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 88। यहाँ पर बोला गया है कि राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में क्या सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर आपको राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान की शक्तियों के बारे में दिया गया है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति में नहीं आता है। फर्स्ट क्षमा, सेकंड लघुकरण, थर्ड परिहार, फोर्थ विराम, फिफ्थ प्रविलंबन, सिक्स्थ रोक और सेवंथ है निरंतर। तो यहाँ पर जो रोक और निरंतर है यह राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्तियों के अंडर में नहीं आता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ई करेक्ट है जिसमें सिक्स्थ और सेवंथ पॉइंट दिए गए हैं, रोक और निरंतरता। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारतीय संविधान के आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करना, उसका प्रविलंबन, विराम, परिहार अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्रदान की गई है, जिनमें सेना न्यायालय के द्वारा दोषी सिद्ध किए गए मामले भी शामिल होते हैं। लेकिन जो रोक और निरंतरता है यह इनकी क्षमादान करने की शक्ति के अंदर में नहीं आता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? यहाँ पर कुछ अधिकार दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन से अधिकार राष्ट्रपति को दिए गए हैं। फर्स्ट वास्तविक और लोकप्रिय, सेकंड औपचारिक और विधिक, थर्ड राजनीतिक और नाम मात्र, फोर्थ संवैधानिक और नाम मात्र। तो आपको इनमें से सही ऑप्शन को बताना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है जिसमें औपचारिक और विधिक और फोर संवैधानिक और नाम मात्र के अधिकार राष्ट्रपति को दिए गए हैं। भारत के राष्ट्रपति को संविधान के तहत प्राप्त प्राधिकार औपचारिक एवं विधिक तथा संवैधानिक और नाम मात्र के अधिकार दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 90। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य होता है कि वह निम्न में से किसको या किनको संसद के पटल पर रखवाएगा। राष्ट्रपति का एक कर्तव्य होता है कि वह कुछ आयोगों की रिपोर्ट को संसद के सामने रखेगा। तो इनमें से आपसे पूछा गया है कि इनमें से किस किस की रिपोर्ट को राष्ट्रपति संसद के सामने रखता है। फर्स्ट संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, सेकंड लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, थर्ड नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को और फोर्थ में दिया गया है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है जिसमें फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ दिया गया है, जैसे कि संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। इन सभी की रिपोर्ट को राष्ट्रपति संसद के सामने रखता है। आगे इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। संघीय वित्त आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जबकि लोक लेखा समिति की स्थापना लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य के द्वारा मिलकर की जाती है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति के द्वारा संघीय वित्त आयोग की सिफारिशों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को संविधान के आर्टिकल 281, 151 क्लोज 1 और आर्टिकल 338 क्लोज 6 के तहत राष्ट्र संसद के सामने यानी कि संसद के पलट पर रखवाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 91, यहाँ पर इनमें बताना है कि इनमें से कौन सा राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है। ऑप्शन ए, साधारण बिल को पुनः विचार के लिए वापस भेजना। ऑप्शन बी, वित्तीय बिल को पुनः विचार के लिए वापस भेजना। ऑप्शन सी, लोकसभा को भंग करना। और ऑप्शन डी में दिया गया है राष्ट्रपति की नियुक्ति करना। तो ऑप्शन ए, सी और डी आपके तीनों सही हैं। ये सभी संवैधानिक विशेषाधिकार हैं राष्ट्रपति के। लेकिन मनी बिल को, जो कि हमारा वित्तीय बिल होता है, इसे पुनः विचार के लिए वापस नहीं भेजा जाता है। यहाँ पर दिया गया है कि राष्ट्रपति संविधान के आर्टिकल 110 के पार्ट 1 में 110 क्लोज 1 के जो सब क्लोज क से च तक दिए गए हैं कि किसी भी विषय के लिए उपबंध करने वाले वित्तीय बिल, जो कि मनी बिल या धन विधेयक होते हैं, को आर्टिकल 111 के तहत अन्य साधारण बिलों की तरह पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं। बाकी आपके तीनों ऑप्शन राष्ट्रपति के संवैधानिक विशेषाधिकार होते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि आर्टिकल 117 में वित्तीय बिल प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत या प्रस्थापित किए जाते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि आर्टिकल 117 में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि जो मनी बिल होते हैं वह राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद में लोकसभा में प्रस्तावित किए जाते हैं। उन्हें राज्यसभा में पहले प्रस्तावित नहीं किया जाता। पहले उन्हें राष्ट्रपति की सिफारिश मिलती है, उसके बाद लोकसभा में उन्हें प्रस्तावित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक विशेषाधिकार किसको है? भारत में किसी भी क्षेत्र को, भौगोलिक क्षेत्र को अगर अनुसूचित घोषित करना है, कोई शेड्यूल एरिया बनाना है, तो उसे शेड्यूल एरिया घोषित करने का जो संवैधानिक अधिकार होता है वह किसके पास होता है? ए राज्यपाल के पास, बी मुख्यमंत्री के पास, सी प्रधानमंत्री के पास, या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रपति के पास। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। भारत में किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। संविधान की 5वीं अनुसूची के पैराग्राफ 6 में अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित कुछ प्रावधान दिए गए हैं, जो हैं फर्स्ट, राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना अथवा विस्तारित किया जा सकता है। सेकंड में दिया गया है किसी भी समय राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के संपूर्ण अथवा किसी विशिष्ट भाग को समाप्त किया जा सकता है। और थर्ड में दिया गया है कि राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के बाद में राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल को बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर बोला गया है कि जिस राज्य में किसी अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल को अगर बढ़ाना है तो यह राष्ट्रपति कर सकते हैं राज्यपाल से परामर्श करने के बाद में। क्वेश्चन नंबर 93, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? जब राष्ट्रपति पार्लियामेंट में अपने भाषण देते हैं तो उन भाषण को तैयार कौन करता है? स्वयं राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, या फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के अभिभाषण को तैयार करती हैं। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है, क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका शक्तियाँ केंद्रीय मंत्रिमंडल में ही निहित होती हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 94, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? यहाँ पर पूछा गया है कि जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वह किस राज्य से थे? ऑप्शन ए बिहार से, बी हरियाणा से, सी दिल्ली से, डी उत्तर प्रदेश से, और ई में दिया गया है उपयुक्त में से कोई भी नहीं या फिर एक से अधिक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, बिहार से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार राज्य से थे। यहाँ पर इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मूलतः बिहार राज्य से थे। उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सीवान जिले में हुआ था और वे 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962 तक यानी 12 साल तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। क्वेश्चन नंबर 95 यहाँ पर पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे यानी कि किस शहर से थे? उत्तर प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, बिहार से या फिर तमिलनाडु से? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, बिहार से। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वह मूलतः बिहार से थे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 96। दो अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? यहाँ पर पूछा गया है कि 2 बार कौन भारत के राष्ट्रपति बने थे? ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जाकिर हुसैन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति बने थे। यह 1950 से 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 3 अवधि तक 1950 से 1952, फिर 1952 से 1957 और फिर 1957 से 1962 यानी कि 3 टाइम लगातार भारत के राष्ट्रपति रहे थे, जिसमें से 26 जनवरी 1950 को वे संविधान सभा के अध्यक्ष होने के कारण भारत के राष्ट्रपति बने थे। यहाँ पर बोला गया है कि जिस समय 1950 में 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति थे, वह उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। और 1952 और 1957 में वे क्रमशः प्रथम और द्वितीय राष्ट्रपति चुनावों में राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। 1952 और 57 में उनका इलेक्शन हुआ था राष्ट्रपति बनने के लिए। क्वेश्चन नंबर 97 भारत के चौथे राष्ट्रपति। यहाँ पर आपसे भारत के राष्ट्रपति की पूछा गया है कि 4th नंबर पर कौन भारत के राष्ट्रपति थे? ऑप्शन ए श्री वी गिरी, बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन और ऑप्शन डी डॉक्टर फरुखुद्दीन अली अहमद थे। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, श्री वी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति बने थे। भारत के व्यक्तित्व अनुसार चौथे राष्ट्रपति श्री वी गिरी थे, तथापि कार्यकाल के अनुसार उनका क्रम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद छठा है। तो यहाँ पर बोले गए हैं कि अगर वैसे उनका क्रम देखें टाइम पीरियड के हिसाब से तो 3 बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, उनके बाद डॉक्टर एस राधाकृष्णन और उनके बाद बने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। इन सब के बाद जो हमारे वी गिरी थे वह छठे नंबर पर आते हैं, लेकिन अगर व्यक्तिगत अनुसार से देखें तो वी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। आगे क्वेश्चन नंबर 98 यहाँ पर पूछा गया है कि सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे? यहाँ पर उन पर्सनैलिटी के बारे में पूछा गया है जिन्हें भारत का राष्ट्रपति चुनने के लिए सर्वसम्मति मिली थी, सबकी सहमति मिली थी। ऑप्शन ए एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी वी गिरी, ऑप्शन सी एन संजीव रेड्डी और ऑप्शन डी ज्ञानी जेल सिंह। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, एन संजीव रेड्डी। इन्हें सर्वसम्मति से भारत का राष्ट्रपति चुना गया था। एन संजीव रेड्डी सर्वसम्मति से बिना किसी विरोध के भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति थे और इनका कार्यकाल 1977 से 1982 था। 1977 से 1982 था, जिन्हें बिना किसी विरोध के सबकी सहमति से भारत का राष्ट्रपति चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 99 भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है। यहाँ पर बोला गया है कि उन एकमात्र व्यक्ति के बारे में बताइए जो राष्ट्रपति के पद पर सर्वसम्मति से चुने गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन सी में बोला गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन और ऑप्शन डी नीलम संजीव रेड्डी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, नीलम संजीव रेड्डी को भारत के राष्ट्रपति के पद पर चुना गया था, जो सभी की सहमति से चुना गया था और बिना किसी विरोध के।
एकमात्र नीलम संजीव रेड्डी थे जिन्हें सबकी सहमति से भारत का राष्ट्रपति चुना गया था 1977 से 1982 तक। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 100। यहाँ पर आपको दो लिस्ट दी गई हैं, एक साइड आपको राष्ट्रपति के नाम दिए गए हैं और दूसरी साइड उनके टेन्योर। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आप ऑप्शन सी करेक्ट है, जिसमें दिया गया है जो फ़र्रुख अली अहमद का टाइम पीरियड था वह था 1974 से 1977 तक, और एन संजीव रेड्डी यानी कि नीलम संजीव रेड्डी का टेन्योर था 1977 से 1982 का। डॉक्टर जाकिर हुसैन का टेन्योर था 1967 से 1969 तक, 1967 से 1969 तक, और वी गिरी का जो टेन्योर था वह था 1969 से 1974 तक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन में करेक्टली मैच कर बताया गया है, जो मैंने अभी आपको ऊपर बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 101 में पूछा गया है कि इनमें से कौन राष्ट्रपति होने से पहले भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन नहीं रहे थे। कौन सी पर्सनैलिटी ऐसी है जो राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं रही है। ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी, और ऑप्शन बी में दिया गया है आर वेंकट रमन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं थे। दिए गए विकल्पों में से संजीव रेड्डी ही ऐसे राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति होने से पहले उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन नहीं थे, यानी कि वह उपराष्ट्रपति पहले नहीं थे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 102। यहाँ पर बोला गया है कि भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर दो नाम दिए गए हैं भारत के राष्ट्रपति को। आपको बताना है कि इनमें से कौन ऐसा है जिसे दार्शनिक राजा और दार्शनिक शासक के रूप में भी जाना जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, और ऑप्शन डी में दिया गया है डॉक्टर अब्दुल कलाम। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, डॉक्टर राधाकृष्णन। इन्हें दार्शनिक राजा और दार्शनिक शासक के रूप में भी जाना जाता है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारत के दूसरे राष्ट्रपति 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दार्शनिक राजा और दार्शनिक शासक के रूप में भी जाना जाता है। वह प्रख्यात दार्शनिक और शिक्षाविद थे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 103। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से रिलेटेड है। ऑप्शन ए वी गिरी, ऑप्शन बी संजीव रेड्डी, ऑप्शन सी के आर नारायण, और ऑप्शन डी जाकिर हुसैन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, वी गिरी, जो ऐसे राष्ट्रपति थे जो ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित थे। भारत के चौथे राष्ट्रपति वी गिरी, जिनका टेन्योर 1969 से 1974 था, ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित थे। वे 2 बार अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे हैं। वी गिरी 2 बार अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 104। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई है। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से राष्ट्रपति को मिसाइल मैन का टाइटल दिया गया है। ए डॉक्टर राधाकृष्णन, बी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, और ऑप्शन बी में दिया गया है कि इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। भारत के व्यक्तित्व अनुसार 11वें राष्ट्रपति, यानी कि आप अगर इंडिविजुअली देखें कि तो जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी थे वह भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, जिनका टेन्योर 2002 से 2007 तक था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि उन्हीं के निर्देशन में प्रारंभ एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम IGMDP के फलस्वरूप भारत
पृथ्वी अग्नि जैसी मिसाइलों के विकास के द्वारा इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सका है। यहाँ पर बोला गया है कि भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उन्हीं के एक कार्यक्रम के द्वारा भारत में पृथ्वी और अग्नि जैसी मिसाइलों का विकास किया गया है और भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन पाया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ। भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा ऐसा मुख्य न्यायाधीश है जिसने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है। ऑप्शन ए जस्टिस MC महाजन, ऑप्शन बी जस्टिस M हिदायतुल्ला, ऑप्शन सी जस्टिस PN भगवती और ऑप्शन डी जस्टिस BK मुखर्जी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, जस्टिस M हिदायतुल्ला। यह मुख्य न्यायाधीश भी थे और राष्ट्रपति भी थे। जस्टिस M हिदायतुल्ला ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 के दौरान कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। जब राष्ट्रपति किसी कारण अपनी पोस्ट पर नहीं होते हैं तो कार्यवाहक राष्ट्रपति चुना जाता है और जस्टिस हिदायतुल्ला को 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना पड़ा था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106। निम्न में से कौन असंगत है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा इनमें से अलग है, कौन सा असंगत है। ए राजेंद्र प्रसाद, बी राधाकृष्णन, सी जाकिर हुसैन और ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वह बाकियों से अलग है, असंगत है। दिए गए विकल्पों में दिए गए ऑप्शंस में पंडित जवाहरलाल नेहरू असंगत है क्योंकि वे भारत के प्रधानमंत्री थे, जबकि जो बाकी 3 ऑप्शंस दिए गए हैं वह राष्ट्रपति के नाम है, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 107 में पूछा गया है कि श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या था, उनका सीरियल नंबर क्या था भारतीय राष्ट्रपति के रूप में। 10वां नंबर, 11वां नंबर, 12वां नंबर या फिर 13वां नंबर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, 12वां नंबर। 12वें नंबर पर श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत की राष्ट्रपति बनी थी। 19 जुलाई 2007 को भारतीय गणतंत्र के 13वें राष्ट्रपतीय चुनाव संपन्न हुए थे। 2007 में 13वें राष्ट्रपति के चुनाव संपन्न हुए थे। 25 जुलाई 2007 को श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने व्यक्तित्व के अनुसार देश के 12वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की थी। तथापि उनका कार्यकाल अनुसार उनका क्रम 14वां होता है, लेकिन प्रतिभा पाटिल ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गणतंत्र गठबंधन के प्रत्याशी भैरों सिंह शेखावत को पराजित किया और वे भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी। यहाँ पर बोला गया है कि 2007 में भारतीय गणतंत्र के 13वें राष्ट्रपति के लिए चुनाव हुए थे। अगर व्यक्ति के अनुसार देखा जाए तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत की 12वीं राष्ट्रपति थी, लेकिन अगर कार्यकाल के अनुसार आप देखेंगे तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत की 14वीं राष्ट्रपति थी और प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति रही थी और उन्होंने भैरों सिंह शेखावत को पराजित किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ। भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है। यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन ऐसे हैं जो बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं और बाद में राष्ट्रपति बने थे। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन और डी VV गिरी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन 6 जुलाई 1957 से 11 मई 1962 तक बिहार के राज्यपाल रहे थे और 13 मई 1962 से 12 मई 1967 तक भारत के उपराष्ट्रपति और 13 मई 1967 से 3 मई 1969 जबकि उनकी मृत्यु तक जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई थी तब तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन
बिहार के राज्यपाल और भारत के उपराष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रपति, इन तीनों पोस्ट पर काम कर चुके हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 111 में पूछा गया है कि राष्ट्रपति के भवन का डिज़ाइन तैयार किसके द्वारा किया गया था? ए एडवर्ड स्टोन के द्वारा, बी ली कोरबसियर के द्वारा, सी एडविन ल्यूटियंस के द्वारा और डी में दिया गया है तरुण दत्त के द्वारा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, एडविन ल्यूटियंस के द्वारा। ब्रिटिश वास्तुकार एडविन ल्यूटियंस द्वारा राष्ट्रपति भवन को डिज़ाइन तैयार किया गया था। यह भवन राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति का सरकारी आवास होता है। इस भवन के निर्माण के बाद में वायसराय का आवास के रूप में जाना जाता है। 15 अगस्त 1947 को इसका नाम चेंज कर दिया गया था और सरकारी आवास कर दिया गया था। 21 जून 1948 को सी राजगोपालाचार्य इस सरकारी आवास में निवास करने वाले पहले भारतीय बने थे। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय में इसे राष्ट्रपति भवन के रूप में जाना जाने लगा था। तो यहाँ पर आपका इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 111 था। अब ये चैप्टर फिनिश होता है। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। राष्ट्रपति चैप्टर में 111 क्वेश्चन है जिन्हें हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर पढ़ा है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 111 में पूछा गया है कि राष्ट्रपति के भवन का डिज़ाइन तैयार किसके द्वारा किया गया था? ए एडवर्ड स्टोन के द्वारा, बी ली कोरबसियर के द्वारा, सी एडविन ल्यूटियंस के द्वारा और डी में दिया गया है तरुण दत्त के द्वारा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, एडविन ल्यूटियंस के द्वारा। ब्रिटिश वास्तुकार एडविन ल्यूटियंस द्वारा राष्ट्रपति भवन को डिज़ाइन तैयार किया गया था। यह भवन राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति का सरकारी आवास होता है। इस भवन के निर्माण के बाद में वायसराय का आवास के रूप में जाना जाता है। 15 अगस्त 1947 को इसका नाम चेंज कर दिया गया था और सरकारी आवास कर दिया गया था। 21 जून 1948 को सी राजगोपालाचार्य इस सरकारी आवास में निवास करने वाले पहले भारतीय बने थे। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय में इसे राष्ट्रपति भवन के रूप में जाना जाता। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। राष्ट्रपति चैप्टर में 111 क्वेश्चन है जिन्हें हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर पढ़ा है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।